हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन का पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो देखो, जो फूड अपन कंज्यूम करते हैं या प्लांट जो फूड फॉर्म करते हैं, उस फूड को यूटिलाइज किया जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस बाय ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है फूड का, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है फूड का। एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज नॉन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? मैकेनिज्म है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और वो भी कैसे? फूड के ब्रेकडाउन से। ठीक है, और इसके लिए फूड का क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया जाता है। और ये ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन ऐड करके भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और हाइड्रोजन को रिमूव करके भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, इन रेस्पिरेशन हायर एनर्जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर एंड लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं? जो हाई एनर्जी के कंपाउंड होते हैं उनको लोअर और सिंपल एनर्जी के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और एनर्जी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं? देखो, डेफिनेशन में अपन ने देखा कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन जो होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसे कहेंगे एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो उसे कहेंगे एनएरोबिक। पहला लेते हैं डेफिनेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसकी रिएक्शन लिखनी है। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट उल्टी है किसके? फोटोसिंथेसिस के। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में अपन ऐसे लिख सकते हैं C6CO2 6H2O C6H12O6 और 6O2। यहाँ उल्टा है, C6H12O6 जो ग्लूकोज है उस पे ऑक्सीजन ऐड की और CO2 बनाई, वाटर बनाया, और साथ में एनर्जी निकलती है। अगर एटीपी के फॉर्म में लिखे तो ये 38 या 36 एटीपी होती है। अब ये दो वैल्यू क्यों, वो अपन आगे देखेंगे। और एनर्जी जो होती है वो 686 कैलोरी होती है। ठीक है, जबकि यहां पर देखें तो ग्लूकोज जो है वो इसमें कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्कोहल CO2 और 2 एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। देखो, जो CO2 जो होती है, अब इसको अपन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपनी बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक तरीके से समझो कि अपन ने इसको बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस की है। तो देखो, CO2 में अब बर्न करने लायक एबिलिटी नहीं है, मतलब CO2 को बर्न नहीं कर सकते। इसका मतलब अब इसमें कम एनर्जी, एकदम नहीं के बराबर। तो इसमें अपन ने फूड का क्या किया है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया है। जबकि यहां देखो, सब्सटेंस क्या बन रहा है? अल्कोहल। इसको अभी भी एनर्जी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। अल्कोहल को बर्न करे तो कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें अभी भी एनर्जी है। तो ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कुछ ही CO2 बनी है। अभी भी इसका अल्कोहल का और ऑक्सीडेशन हो सकता है, बोले तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। एंड प्रोडक्ट जो होते हैं CO2 और H2O होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है? C2H5OH और CO2 होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के और भी मोड होते हैं जिसमें लैक्टिक एसिड और दूसरे एसिड भी बनते हैं, तो वो और भी होते हैं, लेकिन जनरली अपन ये किस पे? अल्कोहल वाला देख रहे हैं। ठीक है, अभी आगे अपन इस चैप्टर में और भी मोड देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अपन जब आगे करेंगे तो अपन देखेंगे रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है। एरोबिक वाला एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और एक होता है क्रेब्स साइकिल। क्या क्या होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है सेल की, और क्रेब्स साइकिल जो होता है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये पूरा का पूरा साइकिल किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हायर एनिमल्स, हायर प्लांट और एरोबिक बैक्टीरिया। इसमें क्या है? लोअर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंगाई और जर्मिनेटिंग सीड वगैरह। एक चीज जो गौर करने वाली बात है वो है एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट। तो फिर बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा? ये वाला पार्ट जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए।
तो उनमें एक ऑर्गन होता है, आप सबको शायद पता हो, अच्छे से जिसको नहीं पता है नोट करना, मीजोसोम। क्या होता है? मीजोसोम, जो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करता है। तो ये अपने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एकदम सिंपल सा, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आगे देखते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सॉरी यहाँ पे सब्सटेंस भी लिख सकते हैं और आप सबस्ट्रेट भी लिखना। क्या लिखना? सबस्ट्रेट। मैं यहां लिख देता हूं, अगर ऐसा पूछे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? तो आम भाषा में बोले तो वो कंपाउंड जिसके ऊपर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, या जिसको यूटिलाइज करके रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन में अपन किसको यूज कर रहे हैं? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और ग्लूकोज क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, हायर एनर्जी कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन कर रिलीज करते हैं एनर्जी, उसको अपन क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब जिस कंपाउंड को रेस्पिरेशन में यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उससे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। लेकिन बॉडी की एक प्रायोरिटी होती है कि इन तीनों सब्सटेंस में से किसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करे। तो अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज करेगी, अगर वो नहीं है तो फिर फैट यूज करेगी। और अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि एक खराब कंडीशन होगी, उस केस में बॉडी क्या यूज करेगी? प्रोटीन यूज करेगी। क्या यूज करेगी? प्रोटीन, ठीक है। तो ब्लैकमैन करके एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग इसी बेसिस पे कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रेस्पिरेशन दो तरह के होंगे। एक होगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक होगा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन कहलाएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से रेस्पिरेशन किया जाता है, और प्रोटोप्लाज्मिक वो रेस्पिरेशन कहलाएगा जिसमें प्रोटीन से रेस्पिरेशन किया जाता है। ये वाली जनरल कंडीशन होती है। ये वाली कंडीशन या तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्टारवेशन से गुजर रहा है, मतलब उसे फूड नहीं मिल रहा बहुत ही लंबे समय से, या फिर वो कोई डिजीज से क्या है, मतलब उसको कोई डिजीज हो रखी। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन एक तरह का इंडिकेशन है कि या तो पर्सन में फूड की कमी हो गई है बहुत लंबे टाइम पीरियड से, या फिर वो किसी चीज से बीमार है। इसी वजह से उसकी बॉडी किसको यूटिलाइज कर रही है? प्रोटीन को यूटिलाइज कर रही है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। देखो अपन प्रोटीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कंज्यूम ही नहीं करते, और कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोटीन को उस फॉर्म में उस चीज के लिए नहीं बनाता। प्रोटीन जो होता है वो अपनी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उसको बनाने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। लेकिन अगर उसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करना पड़ रहा है, इसका मतलब अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट और अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन ऐसे कह सकते हो दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है कि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बेसिस पे एरोबिक और एनारोबिक, और कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, कुछ ये पाथ फॉलो करता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है उसको दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। और इसमें भी अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। हाँ, मैं ध्यान से सुना, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इस वाले प्रोसेस में क्या होता है? डीहाइड्रोजिनेशन से ऑक्सीडेशन होता है, और वो करता है एनएडी, ठीक है, एनएडीपी, ठीक है। अब मेरी बात आगे और गौर से सुनना, ये जो पाथ है ये कॉमन होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में होता है। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस ही करेंगे डिटेल में, देखना कैसे होता है। फिर इस पायरुविक एसिड पे अब आगे क्या होता है, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो एरोबिक पाथ फॉलो कर सकता है या एनारोबिक पाथ फॉलो कर सकता है। अगर एनारोबिक पाथ फॉलो होता है तो वो साइटोप्लाज्म में होता है और इथेनॉल वगैरह बनता है। एरोबिक पाथ फॉलो करता है तो दो स्टेप में होता है, पहले एक लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रियम, जिससे एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। अभी अपन देखेंगे आगे जब इसको करेंगे। और नेक्स्ट होता है क्रेब्स साइकिल, वो भी माइटोकॉन्ड्रियम होता है, और फिर 6CO2 6H2 और एनर्जी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो इस चार्ट से क्लियर है,
साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस वाले पार्ट को छोड़ दे तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये पूरा लिख लेना आप, क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक और चीज, क्या क्या रेस्पिरेशन का पार्ट यहां पर होगा? तो क्या क्या होगा? लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब्स साइकिल होगा, और एक ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो होगा। ठीक है, देखेंगे ये जब आएगा। तो ये तीनों जो पार्ट होते हैं ये किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने 11th पे अच्छे से किया, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं। ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम, को एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम वगैरह सब कुछ होते हैं। ठीक है, और ये जो फिंगर इनर मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसे से, उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और सिंगुलर वर्ड क्या है उसका? क्रिस्टा। ठीक है, अब जो क्रिस्टी है उसका अगर स्ट्रक्चर देखे तो उसपे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्ड पार्टिकल दिखते हैं। इन स्टॉक्ड पार्टिकल को ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। अगर इस पार्टिकल का भी स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो एक ऐसी बेस होती है, उसके ऊपर ऐसा टेनिस के रैकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर F1 और नीचे वाला F0, फ्रेगमेंट 0 और फ्रेगमेंट 1। लेकिन कुछ बुक में ये, जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ऑक्सीसोम F1 कहलाता है, हालांकि ऑक्सीसोम में दो पार्ट होता है, F1 और F0। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, ये थ्योरी लिखी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपोप्रोटीन की। सारी मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। सिंगुलर वर्ड क्या है? क्रिस्टा। क्रिस्टी कंटेन मेनी स्टॉक पार्टिकल नॉन एज ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल और एलिमेंट्री पार्टिकल। इंटरनल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर ये एंजाइम वगैरह होते हैं। और अब अपने साइट की बात करते हैं। तो साइट ऑफ लिंक रिएक्शन होती है मैट्रिक्स। साइट ऑफ क्रेब साइकिल भी कौन सी होती है? मैट्रिक्स। और साइट ऑफ ईटीएस होता है ये ऑक्सीसोम। और या ऑक्सीसोम में एटीपी जनरेट होंगे। ठीक है, यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। आपने पढ़ रखा है। ठीक है, ये जनरेट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। आप नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ऐसे हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसमें फर्स्ट स्टेप करेंगे क्या? ग्लाइकोलाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 4 स्टेप में होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, फिर लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल होगी मैट्रिक्स में, और फिर जो भी चीज बनी है उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। इधर एटीपी बनी होगी, नहीं बनी होगी तो उसे एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा ईटीएस में, और ये कहां होगा? ऑक्सीसोम में। ठीक है, तो 1 बाय 1 सब करेंगे। सबसे पहले करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइकोज प्लस लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब होता है सुगर, और सुगर बोले तो ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो बोले तो इस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, और क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। ठीक है, और ये कॉमन पाथ होता है। काम में एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही। तो कॉमन पाथ इन एरोबिक एसिड एंड एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखना। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। डिस्कवरी किसने की थी इसकी? एम्डन, मेयरहॉफ और पार्नास ने। यही वजह इसे क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। देखो, ये जो है ये साइकिल के पैटर्न में नहीं चलेगा। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, खत्म बात। उससे वापस ग्लूकोज नहीं बनने वाला, ये साइकिल नहीं है, इसलिए इसे पाथवे कहेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच 1 molecule of glucose converted into 2 molecule of pyruvic acid through 10 sequential biochemical reaction along with production of energy। मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड के 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये जो होगा 10 सिक्वेंशियल स्टेप में होगा। ठीक है, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। NAD एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NAD जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और पार्टिसिपेट नहीं होती कोई ऑक्सीजन, और ना ही रिलीज होती है CO2। इस स्टेप में ना तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ना CO2 की रिलीज होगी। और तो फिर ऑक्सीडेशन कौन करेगा? NAD करेगा। कैसे करेगा?
डिहाइड्रोजिनेज से, जो कंपाउंड होगा उसका डिहाइड्रोजिनेशन करेगा, उससे जो H है वो खुद ले लेगा, NAD से NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले तो NAD यहां पर क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद का रिडक्शन होगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म। ये दो वर्ड जो साथ में लिख रहे हैं ये दोनों अपोजिट है। देखो कैटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं ब्रेक डाउन के होते हैं, सिंथेसिस के नहीं होते, लेकिन इसको क्या लिखा है, कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस। और ऑक्सीडेटिव जो प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिक में एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन या तो इसे ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस। ये ऐसा क्यों, देखो इस स्टेप में बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है, यही वजह है इसे कैटाबॉलिक कह सकते हैं और इसे ऑक्सीडेटिव भी कह सकते हैं। लेकिन इसके इस पाथ में जो कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, साइड में जो कुछ चीजें बनेगी, वो चीजें कुछ और चीजें बनाने में काम में ली जाएगी, कुछ और चीजों के सिंथेसिस में काम में ली जाएगी, कुछ और चीजों के एनाबॉलिज्म में काम में ली जाएगी। यही वजह है कि रीसिंथेसिस और एनाबॉलिज्म वर्ड भी यूज आ रहा है। कौन से ऐसे हैं, तो देखो सम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म इन पाथवे यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट, और कौन कौन से, PGAL और PGA। PGAL जो बनेगा वो ग्लिसरॉल सिंथेसिस करेगा, और PGA जो बनेगा वो एमिनो एसिड सिंथेसिस करेगा। कौन कौन से, ग्लाइसिन, सेरीन और सिस्टीन वगैरह। कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 स्टेप जो है वो ऐसे सिक्वेंशियल फॉर्म में आप इस थ्योरी के बाद में नोट कर लें। वो कहां से, अभी अपन इसके आगे जो पार्ट, मतलब जो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में जो अपन स्टडी करेंगे, उस स्टडी का जो साइकिल है वो पाथवे जो है वो आप यहां पे ड्रॉ करना और फिर ये थ्योरी लिखना। ठीक है, वो पाथवे मैंने अभी आगे समझाया है। ठीक है, द 10 स्टेप ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरी। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी होती है उसमें फास्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो होगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये जो स्टेप है ये पहले कैटेगरी में आते हैं, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसमें एटीपी यूटिलाइज होती है, ना कि प्रोड्यूस होती है। बोले तो एनर्जी जरूरी होगी, नीड होगी। सेकंड, जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है वो स्प्लिट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल PGAL फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर होते हैं तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इससे पहले तो एक एक मॉलिक्यूल बनता है, फिर DHAP भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, PGAL के। और लास्ट जो स्टेप जो कैटेगरी है उसमें जो ये PGAL है वो किसमें कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये खुद के भी 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। इस वाले में ऑक्सीडेशन होगा NAD से, NADH2 भी बनेगा जो भी एनर्जी का फॉर्म है, और साथ में ATP भी जनरेट होगी। बोले तो इस कैटेगरी में एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी, नहीं सॉरी रिलीज होगी। अब जो अपन ने 10 स्टेप करेंगे आगे, उसमें से 10 स्टेप में से 7 तो रिवर्सिबल होंगे और 3 स्टेप इरिवर्सिबल होंगे। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इरिवर्सिबल होगा, थर्ड इरिवर्सिबल होगा, और 10th फाइनल स्टेप इरिवर्सिबल होगा। अगर इसको पूरे को जो अपन पाथवे आगे करने वाले उसको पूरे को एक अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखे तो ऐसे होगा, ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, 2 ATP यूटिलाइज हो रही है, देखो 2 ATP ADP में कन्वर्ट होगी, ये कहां होगा, इस वाले कैटेगरी में। 4 ATP प्रोड्यूस भी होगी, देखो 4 ADP से 4 ATP, वो कहां होगा, इस वाले स्टेप में। और 2 NADH2 में कन्वर्ट होगा, वो भी इस स्टेप में। बोले तो ये NAD क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और कैसे कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन करके। हाइड्रोजन रिमूव करना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ठीक है, एक और चीज, अगर अपन को पूछे ग्लाइकोलाइसिस का ग्रॉस प्रोडक्शन क्या है, देखो एक टर्म होती है ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब किसी भी चीज में टोटल कितना बन रहा है, खर्चा वर्चा कंजम्पशन वगैरह नहीं देखना, टोटल कितना बन रहा है। ठीक है, जैसे मान लो मैं 10 रोटी बनाता हूं और 2 खुद खा लेता हूं, तो मैंने टोटल कितनी बनाई 10, लेकिन ओवरऑल बाहर कितनी दिखेगी 8, 2 तो मैं खा गया। तो जो 10 होगा वो ग्रॉस प्रोडक्शन कहलाएगा, 8 जो होगा वो नेट प्रोडक्शन कहलाएगा। तो टोटल बनता कितना है, 4 ATP बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। ठीक है, अब ये NADH+ या NADH2 है, ये ETS में जब जाएंगे तो वहां पर ATP बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ATP। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 2 NADH2 से कितने बनेंगे, 6 ATP। तो 6 ATP ये और 4 ATP ये। तो अगर ATP के फॉर्म में बात करें तो यहाँ 10 ATP बनते हैं, और ऐसे बात करें तो 4 ATP और 2 NADH2 बनते हैं। लेकिन 2 तो यहाँ कंज्यूम हो गए, तो
टोटल नेट कितने बने, 2 एटीपी और 2 NADPH2, बोले तो 8 एटीपी। 10 बनने चाहिए थे, 8 बने क्योंकि 2 कंज्यूम हो गए। ठीक है, एक और चीज, जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनता है वो जो ETS में जाता है, तो कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ कंडीशन में ये एक जो NADH2 होता है वो 3 एटीपी की जगह सिर्फ 2 एटीपी बनाता है, और कुछ में ये 3 एटीपी बनाता है। ठीक है, यही वजह है कि हर एक NADH पे कितने का फर्क आ रहा है, 1 एटीपी का फर्क आ रहा है, तो 2 NADH पे कितने का फर्क आएगा, 2 एटीपी का। यही 2 एटीपी के डिफरेंस की वजह से अपन ने जब एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी थी वहां लिखा था 38 एटीपी और 36 एटीपी, वो 2 गड़बड़ इसकी वजह से की थी। हालांकि जब क्रेब्स साइकिल में NADH2 बनेंगे तो वो ETS से हमेशा 3 एटीपी ही बनाएंगे। एक और चीज, बहुत सारी बुक आप जब हायर क्लासेज में पढ़ोगे, मतलब BSc MSc वगैरह करोगे, तो आप देखोगे कि वहां पे कुछ बुक ऐसी भी मिलेगी जो ये कहती है कि एक NADH2 जो है वो 2.5 एटीपी में भी कन्वर्ट होता है। तो अगर जिंदगी में कभी बाद में पढ़ो तो ऐसा मत कहना सर ने गलत पढ़ाया था। ठीक है, तो अलग अलग है। अभी के लिए अपन ये देखते हैं। ठीक है, ये ग्रॉस प्रोडक्शन, ये नेट प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 सिक्वेंशियल स्टेप है वो आगे से नोट कर लें, और पहले ये थ्योरी लिखें, फिर वो 10 सिक्वेंशियल स्टेप लिखें, और फिर ये नोट करें। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस का ये पाथ होता है। अब इसको अच्छे से अपन कैसे करते हैं, देखो ग्लूकोज जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है जो 6 कार्बन का है, वो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस में एटीपी कंज्यूम होती है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और वो फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहां पे भी एक एटीपी कंज्यूम होती है। फिर ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है वो एल्डोलेज एक एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल 3PGL और एक मॉलिक्यूल DHAP में कन्वर्ट होता है। हालांकि DHAP आइसोमेरेज की प्रेजेंस में वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3PGL में। तो अपन ऐसे कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल बने किसके, 3PGL के। फिर नेक्स्ट स्टेप में H3PO4 की प्रेजेंस में 3PGL जो है वो 1,3 डाइPGL में कन्वर्ट होता है। फिर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से ये 1,3 डाइPGL का यहां क्या हो रहा है, देखो एसिड से एल्डिहाइड बनना होता है रिडक्शन, और एल्डिहाइड से एसिड बनना डिहाइड्रोजिनेशन। एक तरह का ऑक्सीडेशन है ये, जो कौन परफॉर्म करता है, NAD परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर ये 1,3 डाइPGA से क्या बनेगा, 3PGA। तो यहां देखो 2 फॉस्फोरस ग्रुप है, एक निकल जाएगा, तो यहां पे एटीपी बनेगी, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 एटीपी बनेगी। ये एंजाइम होगा डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फिर 3PGA से 2PGA बनेगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर 2PGA से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इनोलेज के एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में पायरुविक काइनेज की प्रेजेंस में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप सब सोच रहे होंगे ये तो रीड कर दिया, कुछ याद होगा या नहीं, तो देखो एकदम आराम से याद करना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे। सबसे पहले आप सिर्फ ये जो बीच में कंपाउंड है सिर्फ इनको याद करो। तो कैसे याद करेंगे, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, फिर PGL DHAP, फिर 1,3 डाइPGL, 1,3 डाइPGA, 3PGA, 2PGA, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। एक बार ये याद हो जाए, फिर देखो एंजाइम और ये जो लिखे हुए हैं ये आराम से याद कर सकते हो। कैसे, एटीपी वाले जो स्टेप होते हैं वो काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होते हैं। किसकी प्रेजेंस में, काइनेज। अब मुझे क्या पता चलेगा एटीपी चाहिएगी, तो या तो फॉस्फोरस ग्रुप निकल रहा होगा या ऐड हो रहा होगा। तो देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा है तो इसलिए एटीपी से एडीपी बनेगा और एक फॉस्फोरस यहां काम आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना एटीपी वाले प्रोसेस में एंजाइम का नाम क्या होगा, काइनेज। ग्लूकोज है तो इसे ग्लूकोकाइनेज भी लिख सकते हैं, और ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है इसलिए हेक्सोकाइनेज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, कुछ नहीं, आइसोमर कन्वर्ट हुआ इसलिए इसे आइसोमरेज कहेंगे। अब 6 कार्बन का है तो हेक्सो आइसोमरेज, फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, आराम से याद होगा। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, बोले तो एक फॉस्फोरस ग्रुप और जुड़ा है, तो जुड़ा है तो चाहिएगा इसलिए एटीपी एक और यूटिलाइज होगी। और एटीपी वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है, काइनेज। किस पे काम कर रहा है, फ्रुक्टोज पे, तो फ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोरस भी साथ में इसलिए फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज, इसे फॉस्फो हेक्सोकाइनेज भी लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पर एल्डोलेज, या ये आइसोमर बन रहे हैं इसलिए इसको आइसोमरेज। यहां पे देखो पीजीएल बोले तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में, तो डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और डीहाइड्रोजिनेज होगा तो H2 निकलेगी, वो H2 NAD पे जोड़ देंगे तो NADH2 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आराम से नीट के साथ पता चल रहा है। यहां पे देखो 1,3 डाईपीजीए था या 3 पीजीए, बोले तो एक फास्फोरस कम हो गया तो एडीपी पे वो फास्फोरस जोड़ के क्या बना लेंगे, एटीपी, क्योंकि फास्फोरस वाला है इसका भी नाम क्या होगा, काइनेज। कौन है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था तो ये दो फास्फोरस ग्रुप जुड़े हुए इसलिए डाई फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, काइनेज तो इसमें भी है। फिर देखो पीजीए से ये 3 पीजीए से 2 पीजीए, ये म्यूटेज एंजाइम है, चाहो तो म्यूटेज लिखो, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पे है तो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज लिखो, ठीक है। ये इनोलेज एंजाइम। यहाँ पे देखो फिर एडीपी से एटीपी बन रहा है तो ये भी काइनेज, पायरुविक काइनेज, ठीक है, क्योंकि पायरुविक एसिड पे काम कर रहा है। मॉलिक्यूल देखो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज तक सब एक मॉलिक्यूल के, तो 6 कार्बन, यहां से 3 कार्बन के होंगे तो सब 2 मॉलिक्यूल। यहां तक जो भी जुड़ा है या जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से, यहाँ पे हर के आगे 2 लगेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से। यहां पर 2 एटीपी कंज्यूम हुई है, यहां पर इस और इस स्टेप में 4 एटीपी बने और 2 NADH2 बने। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपको ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझ में भी आया होगा और अच्छे से आप लर्न भी करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ये चार्ट वो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने जगह बताई थी वहां बीच में बना ले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करूंगा कि आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे और खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।